जहां बैंकर जैसे डिसेंट प्रोफाइल के लोग सड़कों पर आए और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आवाज के साथ अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं, जहां कल इसी स्थान पे यूजीसी के रंग भेद गोले काले गोरे और एजुकेशन हब को लेकर जहां बदलाव किया गया, वहीं दूसरी मांग के साथ अभी मौजूद है आईडीबीआई एम्प्लॉय आखिर धरने पर है। किन बातों को, किन मांग को लेकर, क्या कोई ये साजिश, को स्कैम, कोई बड़ा धोखा तो नहीं है, आखिर जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है गणेश दास। गणेश दास जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं उड़ीसा से। किस वही शहर से? उड़ीसा से जो भुवनेश्वर शहर है जी, वहाँ से बाकी छोटा सा शहर है जी। छोटा नहीं, राजधानी। नहीं, वो हमारा भुवनेश्वर से थोड़ा सा दूर है। तो क्या ये नज़र आता है आपको दृष्टिकोण से, क्या दिखाई देता है? मुझे तो संदेह है कि ये स्कैम भी हो सकता है जी। देखिए, जो बैंक हर साल 7,000 करोड़ मुनाफा प्रॉफिट मेकिंग बैंक है और हर साल 7,000 दे रहा है, तो 10 साल में वो 70,000 करोड़ प्रॉफिट दे रहा है जी सरकार को। और वही बैंक को अगर सरकार बेच रहा है 30, 35, 50,000 करोड़ में, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोई भी समझ सकता है कि इसमें थोड़ा सा संदेह आ रहा है कि स्कैम भी हो सकता है। गणेश जी, जहाँ देश में एयर इंडिया और इंडिगो को लेकर एक बदलाव, आम लोगों को एक झांसा दिया गया, लोगों को बताया गया कि लेट हैं, परेशान हो रहे हैं, कई हजार यात्री एयरपोर्ट में वेटिंग है, फ्लाइटें मूव की जा रही हैं, वहीं पूरे देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईटी एयरपोर्ट को लेकर, जहाँ सरकार ने इस व्यवस्था के पीछे से 2 एयरलाइंस को अंदर से एंट्री करा दिया, जो आम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी हितों को फैलाना ही हमारा परम दायित्व है। उसी तरीके से जैसे आपने कहा या अनुमान लगाया या मन का एक भाव आया कि जो 70,000 करोड़ का बजट को लेकर 10 साल की था, उसको इतना सस्ते में क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक बैंकर जब सड़कों पर आए तो बहुत गंभीर मुद्रा से आम नागरिक देखते हैं इन चीज़ों को लेकर। वही सर कि ये देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है ना जी, बैंकर के हिसाब से तो बहुत बड़ी खराब चीज़ है, नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है। जी जी। बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर जो हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी आगे। जी जी जी। और उनको जो लोन हमारे जो बैंक देता था, आईडीबीआई बैंक देता था, वो आगे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर फॉरेन एंटिटी या कोई प्राइवेट बैंक, प्राइवेट ओनरशिप हो जाता है, निजीकरण हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल बहुत सारी हिस्ट्री हैं, येस बैंक हो गया, बहुत सारे पुराने प्राइवेट बैंक हैं, कितने साल के लिए वो टिके हैं और कितना स्कैम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और वो टिके भी नहीं पाए मार्केट में। लेकिन उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बैंक को, एक सरकारी संस्था को जो नेशन को बिल्डिंग 1964 से बिल्डिंंग कर रहा है, बहुत सारी संस्थाएं बनाया है ये बैंक के द्वारा, बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुए हैं, इसका बहुत सारी हिस्ट्री है आईडीबीआई बैंक का। वो एक नेशनल एसेट है, उसको क्यों बेचा जाएगा? और वो पिछले 5 साल से प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, इसको बेचने का कोई मतलब ही नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है और ये धोखा है, पब्लिक को ही धोखा है, क्योंकि ये सरकारी पैसा, मतलब पब्लिक का पैसा इसमें लगा है और इसको आप ऐसे ही बेच रहे हो जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, तो ये तो धोखा ही धोखा है। और ग्राहकों ने आईपीओ खरीदा है और चीज खरीदी है, एफडी है, क्या वो भी प्रभावित हो पाएंगे? 100% उसमें तो बहुत नुकसान है। उनका कोई गारंटी है क्या? आज सरकार है तो उनका एफडी सुरक्षित है, उनका जमा जो भी सेविंग्स रखे हैं वो भी सुरक्षित है। अगर वही चीज़ प्राइवेट में चला जाता है, जैसे येस बैंक में हुआ, क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, जब डूब गया वो, उनको बहुत सारे लोगों, छोटे छोटे लोगों को उनका पैसा मिला नहीं है। आज भी ढूंढ रहे हैं येस बैंक कहाँ है और मेरा पैसा कहाँ है, बहुत केसेस है ऐसा। तो ये सब जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, ये नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये नेशन जो बोलते हैं ना, नेशन बिल्डिंग के हिसाब से ये पूरा गलत फैसला है सरकार के द्वारा। और एज ए बैंकर मैं तो बोलूँगा कि ये धोखा है हमारे साथ, क्योंकि मैं जब बैंक ज्वाइन किया था तो मैं यही बीजेपी सरकार उस टाइम पर जो ये थे, उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, अरुण जेटली, नो, यशवंत सिन्हा सर। अच्छा, वो एश्योरेंस दिए थे पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि ये प्राइवेट कभी नहीं होगा, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग हमेशा 51 से ज़्यादा रहेगा, ये एश्योरेंस दिया गया था। बाकायदा आरबीआई का भी लेटर उसमें पब्लिश हुआ था, आरबीआई के द्वारा भी। और उसके बाद अभी देखा जा रहा है इसको बेचा जाएगा।
ये पूरा धोखा ही है और पार्लियामेंट को भी ये लोग मतलब धोखा दे रहे हैं। जी जी। पार्लियामेंट को धोखा दे रहे हैं मतलब कि हम लोग सारे देश को धोखा दे रहे हैं। गणेश जी, यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर कानून का मंदिर है, क्या मार्च रहेगा, क्या दशा दिशा रहेगी आपकी स्ट्राइक को लेकर, क्योंकि बजट का आज आखिरी दिन भी है? हम लोग आज तो कर रहे हैं, ये तो हमारा स्टार्टिंग है, इससे पहले भी हम 10 साल से कर रहे हैं जी। अभी आगे और भी है, हंगर स्ट्राइक भी हो सकता है। मार्च 9 को ऑलरेडी हम 1 दिन का स्ट्राइक भी ऑल इंडिया दे चुके हैं IDBI के लिए, और आगे और बहुत सारे हंगर स्ट्राइक बैठक है। एक ऑल इंडिया हमारे ये उड़ीसा से आए हैं, मैं चेन्नई से आया हूँ। अच्छा। और हमारी कल बैठक है, सारे राज्यों से जो लीडर्स हैं हम लोग यहाँ दिल्ली में ही हमारी बैठक है। हम आगे के कार्यचरण कल डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा बस आपसे और आपके द्वारा आपके माध्यम से सारे बुद्धिजीवी जो देश में हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हर महीने हर एक डिस्ट्रिक्ट में देश के किसी भी कोने में, आसाम से लेके आप गुजरात या कश्मीर से केरल तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट को आप जाइए, हर महीने एक मीटिंग होती है जिला कलेक्टर और सारे बैंकर्स का। उसमें DLCC डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी वो मीटिंग होती है, सारे बैंक उसमें आते हैं मैनेजर्स, और वहाँ पे रिपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स जो पब्लिक को पहुँच रहे हैं थ्रू बैंक्स, उसका हिसाब किताब दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होता है, उसका रिपोर्ट आता है। आप चाहे जो भी हो, आप RTI में उठा के किसी से भी कैसे भी आपको इंफॉर्मेशन तो पहुंच जाएगा। ये राजधानी का चैनल है, डिजिटल लाइसेंस केंद्र सरकार की है। ओके, आई एम नॉट यूट्यूब एंड नॉट एक्टिव। ओके, आई एम सेइंग यू, आप समझने की कोशिश करो, ये जो आवाज़ है जो दिल्ली से उठाई गई है, दिल्ली के कानून के मंदिर तक पूरे समस्त मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति तक टैग करके पूरी सिस्टमेटिक चीजें चलाई जाएगी। और एक खुलासे को लेकर जो आपने मुद्दा रखा, बात रखा, ये एक्चुअल आप ही नहीं, इसी तरीके से 10 से 15 बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड है जिनको ये प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं बिना कारण बताए। हाँ, मेरी पहली बात ये थी, मैं पूरी करना चाहता हूँ। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखिए, प्राइवेट वाले उसमें उसका नाम तक नहीं रहता है, नो, अगर रहता भी है तो 000 दिखता है। लेकिन वही गवर्नमेंट बैंक्स में हर एक डिपार्टमेंट में एजुकेशन लोन कितना दिया है, और प्रायोरिटी सेक्टर SC/ST को, फिजिकली हैंडीकैप को, माइनॉरिटीज़ को कितने लोन्स दिए गए हैं, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम किस आदमी को गया, इसका हिसाब रखते हैं। क्या सरकार को पता नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग फॉर द पीपल, फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पूर। प्राइवेट बैंक्स का एक ही मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेगा, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच के भी उसके प्रॉफिट बुक में दिखाएगा, हमारा इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉफिट है करके, लेकिन वो नहीं है। असली देश का प्रगति देश का आम आदमी और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी अपने पैरों पे खड़ा होने में है, वही देश की तरक्की होगी। तो आपके माध्यम से हम सारे सब लोगों को यही कहना चाहते हैं, ये जो निजीकरण का मुद्दा गवर्नमेंट जो नया फंडा उठाया है, ये गलत, इस पे रोक लगाई। हाँ, अभी आप BSNL का देख लीजिए। अब साउथ इंडिया में जहाँ हम आते हैं वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं, हुदूद तूफान आया वैजाग में, और उड़ीसा में तूफान आए, तो कौन सबसे पहले जाके वहाँ पे टावर सेट करेगा? एयरटेल वाला करेगा या BSNL वाला करेगा? BSNL करेगा। तो ये BSNL को सरकार की दायित्व बनती है, जिम्मेवारी बनती है, ड्यूटी बनती है राष्ट्र के प्रति। यही बोल रहे हैं कि प्राइवेट हमने काफ़ी सारे टाइम हमारे साइड से कुछ MP से मिले हैं, वो लोग गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बेचना चाहते हैं? वो कहते हैं it's not government's business to do business, but it is not a business. Banking is a responsibility. It is not a business. You are expected to live up to your responsibility. And these people, they are thinking everything as business. कल को बोलेगा नेशन वेलफेयर भी बिजनेस है, कल को बोलेगा देश का सुरक्षा भी बिजनेस है। नहीं होगा ना। बैंकिंग कब से बिजनेस बन गया? जी। बैंकिंग बिजनेस क्या है? हम क्या किराने शॉप पे नहीं बैठे हैं ना, हम तो बैंक है, हम वी आर ऑल बैंकर्स। हमने बड़े MBAs किए हैं, BTechs हैं हमारे पास, इतने मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां अगर देखा जाए 4 ऑप्शन में डॉक्टर, बैंकर, टीचर, जहां प्राइवेट को लेकर बड़ी परेशानी है, वहीं आज देख सकते हैं जंतर मंतर पर IDBI एम्प्लॉय, जिन एम्प्लॉय का टारगेट क्लोजिंग का होना चाहिए था, जिनकी जिम्मेवारी
भारत के हर नागरिक के वित्तीय मदद के लिए है। आज अगर वो सड़कों पर है तो किन्हीं बातों को लेकर बेबस और लाचारी आपको दिखाई देगी। इस हालात में देश की राजधानी में जहां डीटीसी सड़कों पर है, जल बोर्ड सड़कों पर है और अब बैंकर भी सड़कों पर आए। आखिर जानते हैं कि इन मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। आज संसद सत्र का भी आखिरी दिन है और किस तरीके से कानून के मंदिर तक आवाज़ पहुंचाएंगे और बहुत ही जिम्मेवार ये बैंकर किन बातों को लेकर सड़कों पर है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं अध्यक्ष ऑल इंडिया IDBI बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जी। और मैं अपने सारे जो हमारे सदस्यगण हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके बिहाफ पे उनके कंसर्न्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, बात जी। कर रहा हूँ। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर सड़कों पर आना पड़ा? सरकार हमारे बैंक में 60% सरकार और LIC ने स्टेक सेल की प्रक्रिया शुरू कर रखी है जी। जिससे जो अभी वास्तविक स्टेट गवर्नमेंट एंड LIC का IDBI बैंक में 95% के करीब है, वो घट के 30% के आसपास आ जाएगी, 35%। जो बैंक के वास्तविक निजीकरण की एक प्रक्रिया है, हम उसका निरंतर और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कहाँ किन राज्यों से एम्प्लॉय आए हैं? पैन इंडिया जो हमारे जनरल काउंसिल मेंबर्स हैं, वो सारे पैन इंडिया हर देश के प्रतिनिधि आए हैं। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, जहां इकोनॉमी कैपिटल के लिए सबसे जिम्मेवार कदम IDBI ने जिस तरीके से थर्ड पार्टी को लेकर सबसे पहले बाजार में यही लोग आए। नियम, कानून, कायदे प्लस आपकी वित्तीय सेवा के लिए ये एक मजाक है या पीछे कोई सफ़ेद पोश है? क्या व्यवस्था इसके पीछे है? इतना बड़ा बदलाव देश में एक बार आज़ादी से आज तक कभी नहीं किया गया। सडनली ऐसा क्या हो चला सिस्टम को? सरकार की नीति है और सरकार की नीयत, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, नहीं समझते। लेकिन ये सरकार हर बैंकों के निजीकरण और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के निजीकरण के पीछे लगी हुई है। उसमें उन्होंने हमारे बैंक को एज अ बैंकिंग यूनिट फर्स्ट टाइम किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी बैंकों का भी नंबर आएगा। इसलिए ये जो सरकार की निजीकरण की एज अ होल नीति है जी, उसका हम निरंतर विरोध कर रहे हैं और हम उसके खिलाफ। आज़ादी के बाद से जहां पहले कोई भी संस्था सरकारी नहीं थी, व्यवस्थाएं आई। IDBI 1964 में आया। अचानक से अगर किसी व्यवस्था को ट्रांसफ़र किया जाता है, बदलाव किया जाता है, भारत सरकार के गजट से उसकी स्थिति को पहले से अपडेट किया जाता है, एम्प्लॉय को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जहां अभी हमारी मौजूदगी है, यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसके एम्प्लॉय को बेरोजगार होने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ अटैच किया और आगे भरोसा दिलाया कि जैसे ही DTC चलन में आएगी, क्योंकि सरकार यहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की राजधानी दिल्ली को कहा जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से बिल्कुल बाहर का रास्ता ही दिखा देगा। वर्किंग डे को लेकर भी, सदन को लेकर भी एक बात है। तो क्या मांग रहेगी यहाँ से? कहाँ तक कोई मार्च या ये जो अपने प्रेस रिलीज दी है, इसके जरिए किया जाएगा? देखिए, हमारी मांग है कि बैंक में जो सरकार की हिस्सेदारी है जी, वो 51% मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बननी चाहिए जी। हमारा 1964 में बैंक एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापित हुआ था और देश के विकास में हमारा निरंतर योगदान रहा है और अहम योगदान रहा है। इस देश में जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन सबको हमने असिस्ट किया है और 2004 से कमर्शियल बैंकिंग में आने के बाद देश की आम जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी मांग है कि हम सब जो एक पब्लिक सेक्टर एम्बिट, पब्लिक सेक्टर के दायरे में कार्यरत होने की वजह से, होने के नाते IDBI बैंक के अंदर आए हैं। एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर बना रहना चाहिए और अदरवाइज हमको ऑप्शन देना चाहिए, जैसा आप हमारे एम्प्लॉई हैं उसमें जो भी डिजायरस हैं जी, जो भी इस प्रक्रिया का कहीं ना कहीं मैं मीडिया कर्मी होने के नाते मैं आपका ग्राहक भी हूँ, IDBI का अकाउंट होल्डर हूँ। तो उस नीति को लेकर अपने लिए नियमन 1000 और कर्मचारी के लिए मामला शून्य है। कहीं ना कहीं एक देश, एक विधान, एक संविधान की समानता की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाता है। ऐसा वक्तव्य जहां इस देश में एक विधान, एक संविधान, वो एक नियमन है, वही अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों?
वही मैं कह रहा हूँ, हमारे जो कर्मचारी जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जी हमारे यहाँ 7 से 8 हज़ार SC/ST कर्मचारी हैं जो आरक्षण का फायदा उनको मिल रहा है। जी। हमारे यहाँ दिव्यांगजन जी। हैं और हमारे वो कर्मचारी जो बड़ी मेहनत से पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने पाया है, उन सबका भविष्य खतरे में है। जी। उसमें जो भी तत्पर हैं, जिनकी भी आकांक्षा है, जो जानना चाहते हैं, जो इस निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए सरकार को पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का हमको ऑप्शन देना चाहिए। जी। ये हमारी मांग है। और अन्यथा हमारे बैंक में मिनिमम 51% हिस्सेदारी हमेशा बनी रहती है। जी मैडम, दिल्ली पुलिस